दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत सिंह ठाकुर की लिखी कहानी एक टुकड़ा आसमान। ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी और इतनी देर से खड़ी थी कि लग रहा था मानो अब जाएगी ही नहीं। जनरल बोगी की एक सीट के कोने पर खुद को किसी तरह टिकाए जगत ने अपनी आस्तीन से चेहरे पर उभर आए पसीने को पोंछ लिया। पहुंचा भी ऐसे मानो अपने पिछले 3 महीने की जिंदगी को माथे की लकीरों से मिटा रहा हो। वो अपना घर छोड़कर जा रहा था। अपना घर। जगत का मुंह कसैला हो गया। वही घर जिसके लिए वो तमाम जिंदगी तरसता रहा था, वही घर जिसकी यादें उसे उसकी नौकरी में हमेशा तरसाया करती थीं। जगत एक रेलवे क्रॉसिंग पर गेटमैन था। मधुपुर स्टेशन से थोड़ा आगे एक हॉल्ट है, मतलब इतना छोटा स्टेशन जहां पैसेंजर ट्रेनें भी बस वादा निभाने के लिए आने वाली प्रेमिका की तरह रुकती हैं और झलक दिखाकर निकल जाती हैं। तो उसी विद्यासागर हॉल्ट के पास, जहां सांप जैसी घुमावदार सड़क रेलवे लाइन को काटती सर्र से आगे निकल जाती है। हर बार गाड़ी आने के पहले वो गेट बंद कर देता और फिर गाड़ी के गुजर जाने के बाद खोलता था। वो रेलवे लाइन भी मेन लाइन नहीं थी और न ही वो सड़क कोई खास अहम थी। दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 8-10 गाड़ियां सड़क से गुजरती थीं और उस रेलवे लाइन पर तो 24 घंटे में बस 4 बार ट्रेन गुजरती थी। शटल ट्रेन बस 2 बार की फेरी लगाती थी, मधुपुर जंक्शन से गिरिडीह, गिरिडीह से मधुपुर। पिछले 2 हफ्ते से जगत को लगने लगा था कि उसकी जिंदगी भी उसी सड़क और रेलवे लाइन जैसी उपेक्षित हो गई है। न कोई आने वाला, न कोई पूछने वाला। कितने सपने संजो कर आया था वो। विद्यासागर स्टेशन की अपनी क्रॉसिंग को उसने आखिरी बार देखा था तो लगा था कि एक जिंदगी को छोड़कर अपनी सपनों वाली जिंदगी जीने जा रहा है। जगत के मन में उतना ही दुख भी था वो हॉल्ट छोड़ने का जितनी खुशी उसे घर वापसी की थी। लेकिन उसका मन हमेशा टंगा रहता था वहां घर पर, जहां बेटा था, बहू थी और एक प्यारा सा पोता भी था। लेकिन उसी घर में बेटे और बहू के बर्ताव ने उसका दिल तोड़ दिया था। फिर आज सुबह वो सारे बंधन तोड़कर निकल आया था माया मोह के उस जाल से। सुबह सुबह चुपके से घर से निकलकर स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी 1 घंटे लेट थी। वो छिपकर एक टपरी के पास बैठ गया। ओह, इसे भी अभी आना था। हरिराम ने ठीक बगल में आके पूछा, जगत भैया, कहाँ का जतरा है? जतरा यानी यात्रा। जगत जल भुन गया। अच्छे काम में जा रहे होते तो ऐसे टोकते नहीं है। ओह, गलती हो गया। लेकिन कौन से अच्छे काम में जा रहे हैं? भाई कहीं नहीं जा रहे, बस रबड़ी जलेबी खाने आए थे स्टेशन। जगत का जवाब सुनकर हरिराम चल दिया था, लेकिन जगत उसे बार बार मुड़ मुड़ कर देखता रहा था। भगवान भगवान करके ट्रेन कस्बे के छोटे से स्टेशन पर आई थी, तब तो उसे लगा था कि वो इतनी भीड़, धक्का मुक्की, थुक्का फजीहत, गाली गलौज के बीच गाड़ी में चढ़ ही नहीं पाएगा। और अब जब वो चढ़ चुका है तो गाड़ी है कि खड़ी खड़ी सांसें भर रही है। बूढ़ा हो चुका जगत जनरल बोगी में बैठकर देख रहा है, एक आदमी दूसरे से सटा बैठा है, एक की सांस दूसरे को महसूस हो रही है। ट्रेन खरामा खरामा चल रही थी। खिड़की से आती हवा के झोंकों से गर्मी से राहत मिली। पसीने से भींगे चेहरे पर इस हवा की ठंडक ने जगत को थोड़ी राहत दी थी। एक जोगी सारंगी की धुन पर निर्गुण गाता चल रहा था। कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। अरे सद्गुरु मिले तो भेद पाओ अंतरतम की। कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। अरे सद्गुरु मिले तो भेद पाओ अंतरतम की। बोगी में बैठी जनता भजन की धुन पर झूम उठी। किसी ने जानबूझकर आंख मूंद कर सोने का नाटक कर लिया कि फकीर को कुछ देना न पड़े। कुछ ने जेब से निकालकर थोड़ा बहुत दिया भी। जगत को लग रहा था कि उसे भी ऐसे ही निकल जाना चाहिए था। कहाँ वापस उस कोठरी में जा रहा है जहां ताजिंदगी ताबेदारी ही करती गुजरी थी। अब फकीर गाना रोककर प्रवचन देने लगा था। असली यात्रा वो जो हो खाली हाथ, जो खाली हाथ आया वो जाएगा खाली हाथ।
जगत ने सारी जिंदगी हंसमुख रहकर हंसते गाते गुजारी थी, क्योंकि मन में उम्मीद थी कि घर वापस जाऊंगा तो बेटे बहू बहुत प्यार देंगे। ट्रेन रास्ते में किसी स्टेशन पर रुकी तो और भीड़ घुस आई थी। पहले ही बोगी में तिल रखने की जगह नहीं बची थी, लेकिन चाहे कितनी भी भीड़ हो, ये छोले खोमचे वाले घुस ही आते हैं। कभी नारियल वाला, कभी चने मसाले वाला, कभी झालमुड़ी, कभी लिट्टी चटनी, और चाय के तो कहने ही क्या, हर तीसरा फेरी वाला चाय ही बेचता है। जगत को अभी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं, चाय तक नहीं। वैसे उसे ट्रेन में बिकने वाली मिट्टी की कुल्हड़ वाली चाय बहुत पसंद है। क्या मस्त पुकार लगाता है चाय वाला भी। जगत को तो चाय, गरम चाय की आवाज़ सुरमई संगीत जैसी लगती है। उसके हॉल्ट पर कभी कभार ज़्यादा देर के लिए ट्रेन खड़ी हो गई, सिंगल लाइन थी ना, तो क्रॉसिंग के लिए रुक जाती थी। तब आता था रमेसर। वो सिर्फ चाय चाय नहीं चिल्लाता था, कहता था चाय ले लो, दुनिया की सबसे खराब चाय ले लो। और लोग हैरत से उसकी तरफ देखते, दिलचस्पी लेते और चाय खरीद लेते। और माशाल्लाह क्या चाय होती थी रमेसरा की। मिट्टी की भिगोई कुल्हड़ में डली हुई चाय सोंधी हो उठती थी। हर बार उसे रमेसर फ्री में चाय पिलाता था। यार दोस्तों से भी पैसा ले लिए तो ऐसा पैसा कमाना कौन बात के लिए भाई। और उसी पैसे के लिए अपने बेटे ने, अपनी बहू ने उसे इतना दुरदुराया। उसका पोता मन्नू भी उसको रामायण बांचकर तभी सुनाता जब वो उसको 2 रुपए का सिक्का आंटी से निकाल कर देते। जगत का मुंह कसैला हो गया। दुनिया पैसों की यार है। क्या नहीं किया था जगत ने। जीवन भर पेट काट कर जमा करता रहा। उसकी बीवी रही नहीं, लेकिन बेटे को पाल पोस कर आदमी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की थी उसने। घर गया तो बेटा पीछे पड़ गया। दुकान खोलना है, पूंजी चाहिए। बिना आगा पीछा सोचे सारी जमा पूंजी जगत ने अपने बेटे जगदीश के हाथ में दे दी थी। एक ही तो बेटा है, दुकान खोले, बड़ा बिजनेस करे, कब तक दूसरों की दुकान में गल्ला तौलता रहेगा। दुकान खुल गई। बड़ा भारी पूजा पाठ करवाया था बेटे जगदीश ने, और जब तक दुकान खुली नहीं तब तक तो जगत को क्या जो मान सम्मान मिलता रहा। बहू का जी नहीं थकता था, बाबूजी बाबूजी रटते हुए। रात को रोटी तरकारी के साथ अचार और कटोरे में भरकर दूध, इस इसरार के साथ कि दूध के साथ 2 रोटी और ले लीजिए ना। सारी उम्र तो काम करते रहे। जगत अपनी किस्मत पर फूल कर कुप्पा हो जाता था। शाम को नील दिए झक कपड़े पहनकर, हाथ में छाता लेकर वो मार्केट में निकलता तो उसके दोस्त भी कह उठते, तुम्हारी बहू तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। एक हमारी है जो चाय मांगने पे बर्तन पटकने लगती है। जगत की छाती चौड़ी हो जाती थी। पहले खाने में से दूध हटा, फिर सुबह की दूसरी चाय, फिर चाय में चीनी कम डाली जाने लगी। जबकि जगत को खूब उबली हुई चॉकलेट जैसी गाढ़ी चाय पसंद है, रमेसर जैसी चाय। जगत को आदत थी शाम को चाय के साथ कभी आलू बोंडा तो कभी पकौड़े खाने की। एक दिन बेटे ने आकर मना कर दिया, बाबूजी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये सब बाजारू चीजें ना खाया करो। मैं खाऊं तो बाजारू हो गई चीजें। याद है इस जगदीश को बचपन में कितनी बार चाय पकौड़े समोसे खिलाए हैं मैंने। तब इसे अपनी सेहत की चिंता कहाँ थी, तब ये चीजें नहीं थी बाजारू। जगत ने जगदीश की सारी बातें चुपचाप सुन ली थी। उसे उसी दिन पता चल गया था कि ये सारी आग बहू की लगाई हुई है। उसने गौर किया था बहू पर्दे के पीछे खड़ी थी। जगत को गुस्सा आ गया। सारे मर्द ऐसे ही हो जाते हैं, जो लुगाई ने कहा मान लिया। चाय बंद, हुक्का बंद, घी बंद, दूध बंद, किसी दिन हवा और पानी ना बंद कर दे ये डुमरिया वाली। जगत बहू को डुमरिया वाली कहता था क्योंकि जगदीश की बीवी डुमरिया की थी। यूं तो जगत बड़े प्यार से जब बाहर के आंगन में आता और गला खंकारते हुए डुमरिया वाली कहता तो मिनट से पहले मुन्नू हाथ में ग्लास ले आता था, दादू पानी। यही तो कमी थी उस जीवन में जो उसने अपने क्रॉसिंग वाले झोपड़े में तमाम उम्र महसूस की थी। सारी जिंदगी उसने अपने हाथ जलाकर खुद खाना बनाया, खुद बर्तन धोए, साफ सफाई की। अंधेरी रातों में तारे गिनते हुए हमेशा अपने जगदीश के बचपन की शरारतें याद करता। उन्हीं तारों में कहीं उसे अपनी पत्नी का चेहरा याद आया करता जो गौना करके आते वक्त शर्म से लाल हो गई थी। हर रोज अपने सारे काम करते हुए वो हमेशा रिटायरमेंट के दिन गिना करता था। बस इतने महीने और फिर जगदीश के यहाँ वो मुन्नू के साथ खेला करेगा और बैठ के खाया करेगा। ऐसा कहाँ हो पाया था भला। जगत की सोच टूटी।
इंजन ने जोरदार सीटी मारी और ट्रेन एक धचके के साथ चल पड़ी। सरकते हुए धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा था, घर पीछे छूट रहा था, तमाम उम्र देखा हुआ सपना बिखर रहा था। जगत को बैठने की थोड़ी जगह मिल गई थी। ट्रेन चलती थी और रुकती थी, रुकती ज्यादा थी और चलती कम। कच्चे चने मसाले वाला आया तो जगत की निगाहें उसके कंधे से लटकी टोकरी पर जाकर टिक गईं। क्या जो सामान सजा रखा था फेरी वाले ने, टोकरी से हरे धनिये की जो खुशबू आ रही थी, वाह! अंकुरित चने थे, बारीक कटी प्याज थी, हरी मिर्चें थीं और उनमें से कुछ तो नजाकत लिए लाल भी थीं। टमाटर की ललाई और खीरे, पीले नींबू के बीच में साल के हरे हरे पत्ते। 5 रुपए का सिक्का लेकर वो बड़ी अदा से पत्ते में थोड़ा चना फिर प्याज डालता, बड़ी नजाकत से टमाटर को बारीक काटता, खीरे के टुकड़े करता और उनको रख कर उन पर बूंद भर सरसों का तेल डालता और काला नमक बुरक कर ऊपर से नींबू निचोड़ता। पत्ते को इस करीने से वो उछालता कि एक चना तक नीचे न गिरता। फेरी वाला इन सब के बीच गला बिठाकर सुर में देसी विटामिन पुकारता और लोग बाग उसके इस कौतुक को देखकर मुस्कुरा उठते। सीट पर फर्श पर टिके लोगों में वो हीरो था। एक जमाने में जगत भी ऐसा ही हीरो था। वो भी ट्रेन में झालमुड़ी बेचता था, लेकिन वो सिर्फ दिन में फेरी लगाता था। रात में जगत रेलवे के टिकट क्लर्क यानी टिकट बाबू का बिना मोल का नौकर था। उसका था भी क्या, आगे नाथ न पीछे पगहा। ऐसे ही कभी नारियल, कभी चाय, कभी लिट्टी चटनी बेचते हुए उसने अपने होश संभाले थे। बचपन की इतनी ही याद है कि इसी छोटे से हॉल्ट पर कहीं भी किसी भी दुकान पर रात बिताने के लिए ओसारे में पड़ जाता। 15-16 साल का रहा होगा वो, तब एक टिकट बाबू की नजर पड़ी थी उस पर। टिकट बाबू नौजवान ही था। तय हो गया कि टिकट बाबू का रात का खाना जगत बनाया करेगा और उसके सोने के ठिकाने का इंतजाम टिकट बाबू के जिम्मे। उसके बाद तो टिकट बाबू लोग आते रहे, जाते रहे। जगत का घर वही रहा, वही क्वार्टर। मालिक बदलते रहे, नौकर वही रहा, मुफ्त का नौकर। जगत के पीछे वही हॉल्ट यानी छोटा सा स्टेशन और उसका छोटा टिकट घर, उसके आसपास के पेड़ पौधे और उन पेड़ों के पीछे 4-5 दुकानों के झुंड और पीछे के 2-4 पुराने खंडहर नुमा रेलवे क्वार्टर। यही उसकी पूरी दुनिया थी। वही उसका बाजार भी था और वही मोहल्ला भी। सुबह सुबह जगत अपनी टोकरी में झालमुड़ी के सारे सामान सजा कर रखता। मधुपुर से गिरिडीह, गिरिडीह से मधुपुर। बस 2 फेरे में उसकी टोकरी खाली हो जाती और फिर वापस क्वार्टर पर। बस एक बार की बात नहीं भूलती। जगत का टोकरा खाली हो चुका था। दोपहर का सूरज तेजी से ढल रहा था। मौसम रवां था और हफ्ते 10 दिन में दिवाली आने वाली थी। टिकस बाबू के क्वार्टर में चूने की पुताई चल रही थी, सो उसकी साफ सफाई करनी थी, लेकिन ट्रेन का इंजन बीच रास्ते में ही फेल हो गया था। अब लाइन पर इंजन की सुध ले तो कौन, कम से कम 3-4 घंटे तो लगने थे। लोग ट्रेन से उतरकर पटरियों के अगल बगल बैठ गए। खोमचे रेहड़ी वालों का सारा सामान पल भर में बिक गया। चाय वालों की चाय खत्म हो गई। रामदाने के लड्डू से लेकर समोसे वाले तक, आलू बोंडा से लेकर छोले वाले के छोले तक सब बिक गया। जिनकी मंजिल थोड़ी नज़दीक यानी 10-12 किलोमीटर के पेटे में थी, वो लोग पैदल निकल गए। उनके लिए इंतजार के अलावा कोई और चारा ही नहीं था। जगत ने देखा तो पटरियों के पार दोनों तरफ दूर तक, जहां तक निगाह जाती थी, धान के खेतों की हरियाली फैली थी। लग रहा था जैसे धरती ने हरे रंग की चादर ओढ़ ली हो। ऐसे नज़ारे देखकर जगत को हमेशा लगता था कि इस धरती से उसका कोई बहुत पुराना नाता रहा हो। लगता कि कोई पुकार रहा हो उसको। उस दिन न जाने क्या हुआ कि जगत चल पड़ा था। देख तो आए कि इन खजूर और ताड़ के झुरमुटों के पार क्या है। इन धान के खेतों के उस तरफ कौन सी दुनिया है जो उसे पुकारती है। पटरी से नीचे उतरकर जगत खेतों में धान की हरियाली के समंदर में जाकर धंस गया। मेड़ मेड़ होता, कीचड़ कादों में पैर धंसता, वो मगन होकर चला जा रहा था कि उसकी नजर धान के खेत में जमे पानी पर गई। आहा, मछलियां! वाह भाई, कबई और मांगुर। अपने अंगोछे में 3-4 पकड़कर उसने डाल ली थी। आज टिकस बाबू को मछली का झोल खिलाएगा। टिकस बाबू मिथिला इलाके के कोई जहाजी हैं। मछली का झोल बहुत रस लेकर सरा सरा के खाते हैं। मछली अंगोछे में बांध कर वो मुड़ा ही था कि साइकिल पर गोभी की बोरी लादे एक आदमी समझे टकराई गया था।
साइकिल पलट गई और हरे भरे पत्तों के दुशाले में लिपटी खूबसूरत ताजी गोभी घास पर छितरा गई। जगत और वो आदमी दोनों हंस पड़े। दोनों ने मिलकर वापस गोभी को बोरी में डाला और साइकिल सीधी की। आदमी स्टेशन को जा रहा था, लेकिन जगत ने जब बताया कि गाड़ी का इंजन फेल है तो वो वापस मुड़ चला था। जगत भी साथ चल पड़ा था। 10 मिनट के बाद ही उस बुजुर्ग का घर आ गया। बड़ी मान मुनव्वल के बाद जगत अंदर गया था। उस बुजुर्ग ने अपनी पत्नी को आवाज दी, देखो जी, एक मेहमान आया है। कहता है ना घर है ना ठिकाना है। रात को किसी के यहाँ चाकरी करता है, दिन में झालमुड़ी बेचता है। सेहतमंद तंदुरुस्त लड़का है, लेकिन भरपेट भात के लिए दूसरे के आसरे। जगत ने रोक दिया। भरपेट भात के लिए नहीं चाचा, अपनी मर्जी से रहते हैं हम। भात के पैसे के लिए झालमुड़ी बेचते हैं। बुजुर्ग ठहाका मार कर हंस पड़े। देखती हो चंपा की माँ। चंपा की माँ मुंह पर आंचल दबाए दरवाजे के किनारे खड़ी थी। लोटा भर पानी जगत के सामने रख दिया। बदले में जगत ने अंगोछा सामने कर दिया। मछली एकदम ताजा है, अभी पकड़े हैं। चंपा की माँ के लाख मना करने के बाद भी जगत मछली देकर ही माना और 15 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि मसालों की खुशबू से घर गमकने लगा था। मछली तली जाने लगी थी। चूड़ी भरे हाथों ने सिलबट्टे पर हल्दी पीसना शुरू कर दिया था। जगत समझ गया कि वो लाख चौका बर्तन कर ले, लेकिन चंपा की माँ या शायद चंपा के हाथ में वो सिफत है जो दुनिया में कहीं और नहीं होगी। आधे घंटे में तली हुई मछली भुने हुए चिवड़े के साथ थाली में सामने रख दी गई थी। जिन हाथों ने वो थाली उसके सामने रखी, उसकी चूड़ियों की खनक वैसी ही थी जैसी हल्दी पीसते वक्त आ रही थी। जगत ने सेकंड के शायद 1000वें हिस्से के लिए पलकें उठाकर देखी तो थाली लेकर चंपा ही आई थी। आहा, क्या आंखें थीं, मोटी मोटी आंखें, काली काली, घनी भवें कमान की तरह तनी हुई, सांवला सा दिपदिपाता रंग। चेहरा देखते ही जगत को याद आया, उसके स्टेशन के पास दुर्गा पूजा में दुर्गा मैया की ऐसी ही मूर्ति स्थापित की जाती है। चंपा का चेहरा उसकी आंखों में छप गया। वो वापस चला तो चंपा के बाबूजी की गोभी वाली साइकिल को सहारा देता हुआ साथ आया था। चंपा के बाबूजी भले आदमी थे। चलते वक्त 10 रुपए का नोट दिया था उन्होंने जगत को। बड़े का आशीष है, रख लो। उस दिन से टिकस बाबू हमेशा खाने में नमक कम होने, मिर्ची तेज होने की शिकायत करने लगे। कभी क्वार्टर में झाड़ू ठीक से लगा नहीं होता, कभी नल खुला रह जाता। एक दिन टिकस बाबू जहाजी जगत के पास आए। क्या जगत, कामों में मन नहीं लग रहा मर्दे? हैं? पहले वाला बात नहीं रहा गुरु आप में। हाँ, पहले क्या जो खाना बनाते थे आप। अरे कोनो दिक्कत है तो बताइए ना। देखिए, हमारा तो बदली हो गया यहाँ से, अगले हफ्ते चलना है, गोमो स्टेशन में रिपोर्ट करना है। चलिएगा साथ है। जगत अनमना था। उसने बस इतना कहा, सोच के बताएंगे टिकस बाबू। टिकस बाबू बोरिया बिस्तर बांधने लगे तो पता नहीं क्यों जगत ने भी सब कुछ बांध लिया था अपना। उसे पता नहीं मन के भीतर कहीं न कहीं लग रहा था कि कोई ऐसी गड़बड़ हो गई है जिसे सुधारना मुश्किल है। उसका मन कहीं खिंचा जा रहा था। आज तक तो बहती हवा के झोंके की तरह वो भी बहता रहा था, लेकिन कोई ताकत थी जो उसको अपनी तरफ खींच रही थी। टिकस बाबू का सारा सामान बांधकर उसने स्टेशन पर लाके रख दिया। टिकस बाबू के साथ जाने का मतलब था गोमो जाना। मधुपुर गिरिडीह से बहुत दूर है गोमो, एकदम कोयला खदान वाला इलाका। टिकस बाबू कह रहे थे वहाँ किसी ईंट भट्टे पर या खदान में मजदूरों का मेट बनवा देंगे उसको। लेकिन जगत को लग रहा था कि धान के खेतों से ताड़ और खजूर के पेड़, कंटीली झाड़ियाँ, भटकटैया के मीठी खुशबू वाले जंगली फूल, लाल मिट्टी में झांकते अबरक के टुकड़े, महुआ, शीशम, पलाश, सब उसे अपनी ओर बुला रहे हैं, चीख चीख कर आवाज दे रहे हैं। उन चीखों को अनसुना कर रहा था जगत। उसे लोगों की वो आवाजें याद आ रही थीं कि लोग उसे पेट भर भात पर काम करने वाला मुफ्त का नौकर कहते थे। ट्रेन आ गई थी। इंजन चीख कर रुक गया था। जगत ने टिकस बाबू का सारा सामान चढ़ा दिया था। टिकस बाबू गार्ड बोगी में बैठ के जाएंगे, रेलवे के कर्मचारी हैं तो सुविधा तो मिलनी चाहिए ना। जगत ने अपनी छोटी सी पोटली उठा के रख ली थी, वो भी चढ़ गया। जाते जाते इस जगह से न जाने कैसा मोह हो गया था उसको। उसका मन चीख चीख कर उसे मना कर रहा था कि वो क्यों जा रहा है, और जा भी रहा है तो यहाँ कुछ अनमोल छोड़कर जा रहा है। जगत को नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता कि वो अनमोल चीज क्या है जो वो छोड़े जा रहा है। पता नहीं गोमो कैसी जगह हो, पता नहीं वहां के लोग कैसे हों, पता नहीं मधुपुर जैसे पहाड़ वहां हो ना हो, पता नहीं वहां के पानी में मधुपुर जैसी सिफत हो या ना हो। क्या पता गोमो के धान के खेतों में मांगुर और कबई मछलियां हो ना हो। धान के खेत, मांगुर
और चंपा की आंखें। इंजन ने जोर से सीटी मारी। ट्रेन बड़ी अदा से चल पड़ी थी। जगत उठ खड़ा हुआ, पोटली हाथ में ली और टिकस बाबू को सलाम बजाता हुआ दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। टिकस बाबू अचंभे में आ गया। ए पगला, क्या हुआ रे? अब क्या कूदेगा? हाँ टिकस बाबू, हमारा बहुत कीमती चीज छूट गया है। जगत प्लेटफॉर्म छोड़ने ही जा रही ट्रेन से कूद कर नीचे आ गया। जगत को समझ में आ गया था कि वो क्या अनमोल चीज छोड़कर जा रहा था, और वो थी चंपा की आंखें। जगत ट्रेन से उतरकर सीधे चंपा के घर आ पहुंचा। फिर एक दिन, आज से कोई 35 साल पहले, इसी ट्रेन से चंपा घर आई थी, गुड़िया की तरह दुबकी सहमी सी। बस कभी कभी अपनी मोटी खूब काजल लगी आंखों से जगत को देख भर लेती। नजरें उठती और फिर झुक जाती। उस पूरे सफर में बस ऐसा एक बार हुआ था कि जगत भी चंपा को देख रहा था और चंपा की निगाहें भी जगत की नजरों पर टिकी रह गईं। चंपा और जगत दोनों शर्मा गए थे। उन दिनों इस लाइन में डीजल के इंजन वाली ट्रेनें नहीं चलती थीं। चलती थी कोयले के इंजन वाली रेलगाड़ी। छुक छुक धुक धुक आवाज। उसकी सीटी की आवाज में भी एक सुरीलापन था। डीजल इंजन की तरह गला फाड़ कर भें भें नहीं करती थी वो ट्रेन। ट्रेन आती तो दूर से ही संगीत शुरू हो जाता। भाप का इंजन खड़ा होता तो लगता वो सांसें भर रहा हो। कभी इंजन को जरूरत से ज्यादा जमा हो गया भाप छोड़ना होता तो उसकी अलग अदा थी। इंजन के पिस्टन का आगे पीछे होना, इंजन के आगे बना हुआ सितारा, भट्टी में कोयला झोंकता, कोयले से लिथड़ा हुआ आदमी, उसके पीछे खूब सारे कोयले और फिर पानी की टंकी। जगत भी बचपन में इंजन ड्राइवर बनना चाहता था। सर पे रुमाल बांधे इंजन ड्राइवर उसकी जिंदगी का हीरो था। जगत का मन था कि बस एक बार वो इंजन का ड्राइवर बन जाए तो फिर जितना मर्जी ट्रेन में बैठो, जहां मर्जी ट्रेन ले जाओ, जितनी मर्जी रफ्तार पकड़ा दो, हवा से बातें करवा दो। जगत बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि ये सब यूं नहीं होता, इसके लिए भी पढ़ाई करनी होती है। और जगत तो था पढ़ाई के मामले में एकदम अंगूठा छाप। झक मार के वो ट्रेन में झालमुड़ी बेचने लगा। अपने ड्राइवर बनने के सपने से जगत बाहर निकला तो उसने देखा कि उसकी नई ब्याहता बीवी ऊँघती हुई उसके कंधे पे आ टिकी है। बाल फैल गए थे और सर का आंचल ढलक कर कंधों पर आ टिका था। काजल लगी आंखों के नीचे पलकों पर कोयले के महीन टुकड़े आकर जमा हो गए थे। ट्रेन फिर कहीं खड़ी थी और खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। जगत मुस्कुरा उठा था। उसने पास से गुजर रहे चाय वाले को रोककर चाय ली थी। पास की सीटों पर बैठे न जाने कितने परिवार थे जो बातचीत में न जाने कितनी हिदायतें दे रहे थे, न जाने कितनी बातें। और जब बगल की सीटों पर बैठी महिलाओं को पता चला कि चंपा की ससुराल में कोई नहीं और जगत अनाथ है तो सहानुभूति का सैलाब ही आ गया। एक औरत धीमी आवाज में चंपा को समझाने के अंदाज में बोल उठी, बेचारा, बिटिया, माँ बाप कोई नहीं इसका। हाय राम, ध्यान रखना अपने घर वाले का। बेचारा बचपन से प्यार का भूखा रहा होगा। ये खाली पेट रह लेगा लेकिन इसका दिल ना दुखाना बेटा। चंपा कुछ बोली तो नहीं थी लेकिन उसकी आंखों में भी जगत के लिए बहुत सारा प्यार उमड़ आया था। कुछ इस कसम के साथ कि आज से माँ बाप ही नहीं, पूरे परिवार का प्यार दूंगी इनको, हमेशा के लिए। चंपा से ब्याह के बाद खाना बदोश जिंदगी बिता रहा जगत भी स्थिर हो गया। टिक कर एक जगह रहने लगा था। टिकस बाबू की खिदमत में वो रात को रुक नहीं पाता था। शाम होते न होते जल्दी जल्दी उनका खाना पकाकर ढक कर अपनी कोठरी में वापस आ जाता। जहाजी के बाद आए टिकस बाबू सिन्हा साहब भी अच्छे थे। एक दिन आए थे जगत की कोठरी पर। चंपा को मुंह दिखाई में 11 रुपए देखकर कहा था हंसते हुए, कब तक झालमुड़ी बेचते रहोगे जगत? कोई ठोस काम करो ना परिवार को जमाने के लिए। जगत उदास हो गया था। क्या करूं साहब, रोटी बेलने और झालमुड़ी बनाने के सिवा और क्या काम आता है हमको? झाड़ू मार सकते हैं बस। चंपा दरवाजे की ओट में खड़ी थी, वैसे ही जैसे उसकी माँ खड़ी हुआ करती थी। सिन्हा साहब ने चाय पीकर कप रखते हुए बस इतना ही कहा था, कुछ करते हैं जगत। और सचमुच किसी तरह कह सुनकर सिन्हा साहब ने जगत के लिए नौकरी का इंतजाम कर दिया था। रेलवे गेटमैन की नौकरी थी, लेकिन नौकरी मधुपुर के बाहर थी। फिर भी रेलवे की नौकरी तो बस रेलवे की ही नौकरी थी। झालमुड़ी, चाय और ऐसी ही चीजें बेचने वाले वेंडरों के लिए तो जगत की लॉटरी लग गई थी। जगत को क्रॉसिंग के पास ही कोठरी मिल गई, लेकिन वो काफी छोटी थी।
शादी के 2 साल के भीतर जगदीश पैदा हुआ और फिर मुनिया। चंपा ने गौना करते जगत के साथ आते वक्त कसम तो ली थी कि हमेशा जगत को प्यार करूंगी, माँ बाप सबका प्यार दूंगी, लेकिन वो हमेशा की कसम कहाँ टिक पाई थी हमेशा के लिए। तीसरी संतान के वक्त चंपा चल बसी थी। जगत नन्हे जगदीश की उंगली पकड़े ठगा रह गया था। अब क्या करे वो, ये क्या अनर्थ कर दिया था विधाता ने उसके साथ। गोद में मुनिया को लिए वो सोचता रह गया था कि आखिर वो नौकरी करे या कलपते हुए जगदीश और मुनिया को संभाले। कभी नानी के घर, कभी जगत के पास रहकर दोनों बच्चे पल बढ़ रहे थे और जगत को लगता कि वो नौकरी करके इन दोनों बच्चों के लिए जितना अधिक हो सके पैसा इकट्ठा कर ले। मुनिया की शादी के खर्च के लिए रुपए जोड़ना जरूरी था। जगदीश आगे क्या करेगा, उसके भविष्य के लिए भी तो कुछ न कुछ करना ही था जगत को, आखिर बाप था वो। आज मुनिया शादी करके जो ससुराल गई है तो बाप को पलट कर पूछती तक नहीं, और जगदीश आज उसी की बीवी की वजह से जगत घर छोड़ कर जा रहा है। जरूर जगदीश का बढ़ावा होगा बहू को, डांट नहीं सकता था एक बार अपनी घरवाली को। जगत की आंखें भर आईं। किसके लिए वो पत्थर की मूरत की तरह इतने साल दरबान बनकर रेलवे लाइन के किनारे क्रॉसिंग पर पड़ा रहा? इन्हीं बच्चों के लिए। आज बहू कभी बकरी चराने को कहती है तो कभी खुरपी लेके घास काटने को। उसको आराम करने का हक है भी कि नहीं? आते वक्त वो लाल कपड़े में पहनी रामचरितमानस की उस पोथी को साथ ले आया था जो चंपा अपने गौने में अपने मायके से लाई थी। बहू रानी रोज पूजा करती थी उस पोथी की। आज उठी होगी तो पूजा की जगह पे उस पोथी को ना पाके क्या कहेगी वो। ट्रेन की खिड़की के बाहर लग रहा था कि सारे पेड़ पौधे पीछे की तरफ भाग रहे हों। सारी दुनिया पीछे भाग रही थी, लेकिन जगत पीछे भागने को तैयार नहीं था। बस उसका मन था कि बार बार पीछे लौट रहा था। इसी जगदीश को पालने के लिए कितने जतन नहीं किए थे मैंने। ये सही था कि जतन तो बहुत किए थे जगत ने। बारिश होती तो जगदीश भीग भीग कर नहाता, जगत के मनाए ना मानता। फिर जगत कभी आइसक्रीम का लालच देकर, कभी मटर के भुने दाने दिखाकर, तो कभी बीमार पड़ने पर नीम का काढ़ा पिलाने की घुड़की देकर ही जगदीश को बुला पाता था। जगदीश की नींद भी देर से खुलती थी। बचपन से ही वो कभी सुबह उठ नहीं पाता था। जगदीश जब भी जगत के पास रहा, जगत ने चाय के ग्लास के साथ ही उसको उठाया था। जगत बड़बड़ाया, आज वही बेटा मेरी चाय पे नजर गड़ाए हुए है। कहता है चीनी महंगी हो गई, दूध नहीं है। याद है जगत को, एक रात उमस भरी गर्मी में जब वो पसीने से नहा गया था और घर के बाहर दालान पर बैठे बैठे ताड़ के पत्तों का बना पंखा झल झल कर उसके हाथ दुख गए थे। उसका पोता मन्नू खाने की थाली लेकर आया था। देखा तो खाने में बस वही चावल और दाल और साथ में आलू की भजिया। जगत भड़क गया था। मन्नू से बोला था, ये क्या मरीजों का खाना उठा के लाए हो? घर से तो दाल बघारने की खुशबू आ रही थी, हैं? तो मेरे लिए ये सादी दाल है? मन्नू खाना लेकर वापस चला गया था। जगत दालान पर मुंह घुमाकर सो गया था चुपचाप, लेकिन भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। घंटे भर बाद बहू आई थी शायद, सामने स्टूल पर खाना रखकर चली गई। जगत शायद खा भी लेता, लेकिन जाते जाते बहू जो बोल गई थी वो ज्यादा कड़वा था। बहू ने कहा था, रात को जब पेट में चूहे दौड़ेंगे तो सारा गुस्सा हवा हो जाएगा। जगत की पीठ में आंखें उगाई थीं। उसने अनुमान लगाया था कि ये बोलते वक्त बहू गुस्सा होगी या मुस्कुरा रही होगी। कुटिल मुस्कुराहट। जगत ने उठकर एक बार देखा था, थाली में वही भात, वही बिना बघारी दाल, वही आलू की भजिया जिसमें तेल का नामो निशान नहीं था। कोई बदलाव नहीं। जगत जाके फिर से लेट गया था। अपने क्रॉसिंग वाले झोपड़े में वो इससे बढ़िया खाना पकाता था। आज भी वो डुमरिया वाली से बेहतर खाना पका सकता है। लेकिन उसे याद आया कि जब वो रिटायर होकर घर वापस आया था तो यही डुमरिया वाली कितना जायकेदार खाना पकाती थी। लेकिन पैसा हजम हो जाता है तो खेल भी खत्म हो जाता है। ट्रेन आकर रुक चुकी थी। जगत ने बाहर देखा तो वही हॉल्ट था जिसके पास उसका अपना क्रॉसिंग है, जहां कोई नया गेटमैन होगा, लेकिन वो गेटमैन अपनी कोठरी के बरामदे में उसको जरूर रहने देगा। ट्रेन से उतरते वक्त जगत ने तय कर लिया कि वो जिंदगी भर उस नए गेटमैन का खाना पकाएगा जैसे जवानी में टिकस बाबू का पकाया करता था। जगत हाथ जोड़कर उसके बरामदे में पड़ा रहेगा, लेकिन कभी घर वापस नहीं जाएगा। जगत जाकर क्रॉसिंग वाले गेटमैन के पास टिक गया। गेटमैन नया लड़का ही था।
उसे पता था कि जगत ही यहाँ से रिटायर होकर गया था और फिर जगत ने अपनी सारी कहानी सुना दी थी। लड़के ने बड़े प्यार से समझाया था, दद्दा आप चिंता मत करिए, यहीं रहिए मस्त होके, एक तो पान की दुकान खोल लीजिए। जगत को आए 2 दिन बीत गए थे। ऊपर ऊपर जगत खुश दिखने की कोशिश तो बहुत कर रहा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो टूट गया था। उसका जिंदगी भर का सपना टूट गया था। चंपा जो बीच रास्ते उसे छोड़कर चली गई, और बेटे बहू, उनके बारे में तो पूछना ही बेकार। ऐसी जिंदगी कोई जिए भी तो क्यों। रात में उसे एक कोठरी वाले क्वार्टर के बरामदे में खटिया लगाकर जब वो सोया तो जगत को लगा उसकी तमाम जिंदगी ऐसे ही बरामदे और दालान पर कट जाएगी क्या। घर पर था तो पता नहीं क्या सोचकर बेटे ने जगत को घर के दालान की जगह पीछे आंगन में बने कमरे में रहने को कह दिया था। कोई इतवार का दिन था तो घरवाले ने मिलकर उस कबाड़ वाले कमरे को साफ किया और अचानक से बेटे जगदीश ने आकर जगत के सामने बम फोड़ दिया। बाबूजी, आज से आप पीछे वाले कमरे में चले जाइए। जगत को लगा कि ओह, बस यही बाकी रह गया था। लेकिन जगत की क्या चलती, उसे घर के पिछले कमरे में जाना ही पड़ा था। ये घर जिसे उसने अपने खून पसीने की कमाई से तिनका तिनका जोड़कर बनाया था, आज उसे उसी घर के पिछवाड़े में रहने भेजा जा रहा था। जगत कुछ बोल पाता इससे पहले उसका बक्सा, उसकी छड़ी, उसका सारा सामान पीछे वाले कमरे में पहुंचा दिया गया था। आज यहाँ क्रॉसिंग के पास खटिया पर पड़े पड़े उसे सब याद आ रहा है। सुबह हुई तो 7 बजे वाली पैसेंजर के वक्त जब रेलवे फाटक बंद था और जगत हैंडपंप के पास बैठकर दातून कर रहा था कि फाटक के उस तरफ खड़ी एक मिनी बस से एक आवाज आई, अरे जगत। जगत का ध्यान उस तरफ गया तो उसने देखा उसका दोस्त रमेशर था, पुराना दोस्त, दुनिया की सबसे खराब चाय की आवाज लगाने वाला रमेशर। जिसकी चाय जगत को सबसे ज्यादा पसंद थी वही रमेशर। बाद में रमेशर ने मधुपुर में चाय की दुकान खोल ली थी, घर बना लिया था। रमेशर ने जगत को देखा तो मिनी बस से उतरकर पास चला आया। जगत, तुम यहाँ हो? जगत मुस्कुरा उठा। हाँ, क्यों? रमेशर ने जवाब में बताया कि पूरे मधुपुर में उसके गायब होने की कहानी है, बेटे बहू परेशान है। जगत मुस्कुरा उठा। तुम्हें जल्दी ना हो तो बैठोगे रमेशर? रमेशर बैठ गया। जगत चाय बना कर ले आया। जिंदगी भर तुम्हारे हाथ की चाय पीता रहा, अब आज मेरे हाथ की चाय पी के देखो। चाय का कप हाथ में पकड़कर भी रमेशर संतुष्ट नहीं हुआ। तुम चले क्यों आए? जगत ने कहा, अब हमारा मोह दुनियादारी से टूट चुका रमेशर, अब वहां क्या रखा था हमारे लिए? रमेशर ने आसपास बिखरे सामानों पर नजर डाली और कहा, और जो भाग के यहाँ आए हो, क्या ये दुनियादारी से अलग है? ये भी तो एक दुनिया है जो तुमने अपने लिए अपनी सुविधा के हिसाब से बना रखी है। जगत को तैश आ गया। लेकिन उन लोगों को मैं फूटी आंख नहीं सुहाता था। रमेशर जगत को शांत करने की कोशिश कर ही रहा था कि ट्रेन गुजरने लग गई। थोड़ी देर बाद रेलवे वाला फाटक खुल गया और बस वाले ने रमेशर को आवाज दी, कहा चच्चा, चलना नहीं है क्या? रमेशर ने बस वाले को मना कर दिया। शाम वाली से आऊंगा। जगत ने सवालिया नजरों से देखा तो रमेशर ने कहा, आज तेरे हाथ का खाना खा के जाऊंगा जगत। देखे तो सही, सारी जिंदगी कौन से पकवान खाता रहा था यहाँ पे? रमेशर वहीं खटिया पर बैठ गया। जगत को यह जानने में बहुत उत्सुकता थी कि उसके घर छोड़कर आने के बाद बेटे बहू ने क्या किया होगा। जगत को हमेशा लगता है कि बहू अपने मायके वालों के असर में है, खासकर अपनी माँ के। जगत को पिछले 3 महीनों में यकीन हो गया था कि जगदीश की सास उसे कुछ न कुछ पट्टी जरूर पढ़ाती रहती है। रमेशर ने बताया था कि उसके जाने के बाद बहू की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोल रही थी कि यह कलंक भी अब उसे ही लगना था। अब तो दुनिया वाले यही कहेंगे ना कि कैसी बहू थी जो अपने एक बूढ़े ससुर तक की देखभाल नहीं कर पाई। जगत भड़क गया। देखा, कहता था ना, दुनिया वालों की इतनी चिंता है, ससुर की चिंता रत्ती भर नहीं है। दुनिया वाले क्या कहेंगे? रमेशर ने डांटा। यार, पूरी बात सुना करो ना तुम, आधी बात में ना शंका करो। बताओ। जगत शांत होके बैठा। रमेशर ने आगे कहा, तुम्हारी बहू मेरी घरवाली से कह रही थी कि अब उसके घर का ध्यान कौन रखेगा? बूढ़ाई तो घर की नींव होती है। बाबूजी थे तो सारी चिंता दूर रहती थी बच्चों की, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ गए होंगे। जगत फिर भड़क गया। अच्छा, तो मुझे घर का चौकीदार समझ रखा था? लेकिन उसे याद आया
उसका पोता मुन्नू स्कूल की परीक्षा में गणित में फेल हो गया था, तो माँ बाप के डर से उसके ही पीछे आके छुपा था। कहता था, बचा लो नहीं तो मार डालेंगे पिताजी। अपने उसी मुन्नू को छोड़कर वो वनवास पर क्यों निकल आया है? रमेसर कह रहा था कि बहू रोते हुए कह रही थी कि उन्हीं के पैसों से महारानी बन के बैठी हूं और वही पता नहीं कहाँ होंगे, कैसे होंगे। जगत की आंखें फैल गईं। अच्छा, रो रही थी बहू? हाँ, जगत रो रही थी। जगत की आंखों के सामने जगदीश की पिटाई, डरे हुए पोते मुन्नू और आंखों से भरी आंखें लिए बहू का चेहरा घूम गया। उसे लगा कि घर की बकरी कहीं खो गई है। बेटे का दुकान में मन नहीं लग रहा होगा। मुन्नू रामचरितमानस की पोथी वाली जगह पर बार बार घूमकर वापस आ जा रहा होगा। गली में बर्फ के गोले वाला जब चक्कर काट रहा होगा तो मुन्नू किससे पैसे मांगेगा? जगत ने फिर खोदा रमेसर को। जगदीश तो नहीं रोया होगा? रमेसर ने उलट के पूछा था। चंपा गुजरी थी तो तुम रोए थे? जगत को याद आया, चंपा मरी थी तो वो रो भी नहीं सका था। लोग क्या सोचते? बीवी के मरने पर मर्द कहीं रोता है? मर्द को रोने का हक तक नहीं दिया है समाज ने। तो बाप के घर से चले जाने पर जगदीश कैसे रोता? सूरज चढ़ता रहा, पहर बीतते गए। चाय के कई दौर के बाद रमेसर के पास बैठकर ही जगत ने खूब बढ़िया भात, दाल और आलू की भजिया बनाई। लेकिन आज के खाने में थोड़ी कसर रह गई थी। ये कोई जगत की रसोई तो थी नहीं, सो दाल छौंकने के लिए हींग गायब थी और जीरा भी नहीं था। हरी सब्जी लाने की फुर्सत गेटमैन को कल मिल नहीं पाई थी और टोकरे में सिर्फ आलू और प्याज पड़े थे, तो ऐसे में सिर्फ आलू की भजिया ही बन सकती थी। जगत ने थाली में खाना निकालकर रमेसर के सामने रखा तो रमेसर ने मुंह सिकोड़ लिया। अरे, मरीजों वाला खाना? जगत को तो जैसे काठ मार गया। रमेसर, जीरा और हींग नहीं था और ये लड़का सब्जी ला नहीं पाया था कल। रमेसर ने उसी गुस्से में कहा, नहीं, तुमने बघारी हुई दाल छिपा रखी है कहीं। पल भर में जगत को समझ में आ गया कि आखिर रमेसर कहना क्या चाहता था। लेकिन रमेसर रुका नहीं, बोलता रहा। कुछ कम देखो और कुछ कम सुनो तो कपूत भी सपूत नजर आएंगे। कोई अब बाजार से सपूत खरीद के तुमको भेंट तो देगा नहीं। बेटा तो वही है, जगदीश ही ना। हो सकता है उसकी भी मजबूरी रही हो, जैसी आज थी खाना पकाते वक्त तुम्हारे पास। तो बेटे की मजबूरी बाप न समझे, ये कौन सी बात हुई जी? जगत चुप हो गया। रमेसर खाना खाता रहा। वक्त बीत रहा था और अब 3 बजे वाली पैसेंजर आने का वक्त भी हो चला था। रमेसर ने विदा लेनी चाही तो जगत भी उसे पहुंचाने के लिए हॉल्ट की तरफ चल पड़ा। जगत के मन में एक साथ न जाने कितनी चीजें उमड़ घुमड़ रही थीं। फैसला लेने का ऐसा ही एक वक्त उसके जीवन में एक बार और आया था जब उसने आखिरी वक्त में फैसला किया था। इस बार आखिरी वक्त का इंतजार करना सही रहेगा क्या? सामने रेलवे की पटरी पर आता हुआ इंजन दिखाई देने लगा। अब देर ठीक नहीं, फैसला तो लेना ही होगा। जगत ने रमेसर से कहा, 1 मिनट रुकना, और दौड़कर कोठरी की तरफ भागा। हांफता हुआ जगत जब वापस आया तो ट्रेन भी प्लेटफॉर्म में दाखिल हो रही थी। रमेसर ने देखा, जगत के हाथ में चंपा वाली मानस की पोथी थी। आसमान के टुकड़े के लिए जगत ने एक बार ट्रेन छोड़ी थी, आज वो ट्रेन पकड़ रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।